अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज डिटांट। डिटांट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिलैक्सेशन। जब हम इसे कोल्ड वार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कोल्ड वार यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान चल रही थी उसके अंदर रिलैक्सेशन आती है, उसके अंदर एक वक्फा आ जाता है, एक पॉज आ जाता है। तो हम देखेंगे इसे डिटेल के साथ कि इसकी वजूहत क्या थी, कौन सी ट्रीटीज हुई थी जिसके बाद ये डिटांट आया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके में। साल्ट 1, साल्ट 2, हेलसिंकी अकॉर्ड्स, अपोलो सोइज, हैंडशेक इन स्पेस और एंड देखेंगे कि डिटांट का एंड क्यों हुआ था और कब हुआ था। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिलैक्सेशन। जो यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी तो उसके अंदर रिलैक्सेशन आई। उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे निक्सन। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन की कैंपेन की थी, तो उनका यही मोटिव था कि वो कोल्ड वार को ख़त्म करेंगे। उस वक्त जो यूएसए की सेक्रेटरी थी वो किसिंजर थी और रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, जो लीडर थे, वो लियोनिड ब्रेजनेव थे। जोहरी टेस्ट पाबंदी का माहिदा 1963 में आगे बढ़ा। जोहरी मिलीबग से बचने के लिए ये 1969 में स्टार्ट हुआ, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन की फॉरेन पॉलिसी का कोर एलिमेंट था। आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए 2 ट्रीटीज हुई थी जिसे कि साल्ट का नाम दिया जाता है। साल्ट से मुराद है आर्म्स लिमिटेशन टास्क। तो ये 2 ट्रीटीज हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटीज, जिसे साल्ट 1 और साल्ट 2 के नाम से जाना जाता है। इन ट्रीटीज का मकसद वार हेड पर पाबंदी लगाना था। अब हम चलते हैं साल्ट 1 की तरफ, जो साल्ट 1 ट्रीटी हुई थी। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, मई 26, 1972। मई 26, 1972 के अंदर जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी आर्म लिमिटेशन की, उसके मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर जो हैं वो नए नहीं बनाए जाएंगे, उसे फ्रोज कर दिया जाएगा और जितने बने हुए हैं उतने ही रहने दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जो सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि जितने बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे उतने ही पुराने मिसाइल जो हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगे, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 5 नए मिसाइल बनाएंगे, सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो अगर 5 नए बनाएंगे तो जो पुराने 5 बनाए गए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये थी शर्त। इसके बाद जो लैंड बेस्ड इंटर सब कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अब जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे मिसाइल जिनकी मिनिमम जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर हो, इन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और जब हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो ऐसा मिसाइल जो न्यूक्लियर वेपन को ज़मीन से ज़मीन की तरफ लेके जाता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के ज़रिए महफूज तैनाती साइट की तादाद महदूद करें। जिस तरह अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान तुर्की में न्यूक्लियर वेपन्स लगाए थे जो कि रशिया करीब थे, इसी तरह रशिया ने क्यूबा के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन लगाए थे जो कि अमेरिका के करीब थे। इसे देखते हुए ही ये साइन किया गया था। एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, प्रमोट ट्रेड, साइंस एंड कल्चर साइट्स। अदम मदाखलत के असूल पर मुत्फिक, तजारती, साइंसी और सकाफती तल्लुकात को फ़रोग़ देना। यानी कि साइंस जो है उसे तजारत और जितने भी सकाफती तल्लुकात है उसको फ़रोग़ दिया जाएगा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं नॉन इंटरफेरेंस की तो इसका मतलब है अदम मदाखलत। अदम मदाखलत से मुराद ये है कि बैनुल-अक़वामी कानून का एक असूल है जो बैरूनी मुमालिक की किसी कौम की अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने की सलाहियत को महदूद करता है। यानी कि अगर किसी कंट्री की टेरिटरी है तो उसके अंदर उसकी को खुद मुख्तियारी है, उसकी हमायत करता है। अब हम आ जाते हैं साल्ट 2 की तरफ। जो साल्ट 2 थी ये 1972 से लेकर 1979 तक इसके बारे में बातचीत होती रही है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जब रशिया ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर इन्वेड किया तो उसके बाद इस पर मज़ीद बातचीत नहीं हुई। जो साल्ट 1 था उसमें था कि आप न्यूक्लियर मिसाइल बना सकते हैं, लेकिन पहले वाले आपको डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। लेकिन जब साल्ट 2 की बात करते हैं तो इसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी कंट्री, ना रशिया और ना यूएसए, नए मिसाइल बनाएगा। और इस तरह दोनों साइडों से 2250 न्यूक्लियर वेपन कम हुए।
और यहाँ पे जो मिसाइल हैं उनकी बात करें तो वो बना सकते हैं, उसकी लेकिन एक शर्त है, अगर नया मिसाइल बनाएंगे तो वो पिछले मिसाइल से अगर 5% ज़्यादा बेहतर होगा तो उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वो नहीं बना सकते। अगर वो 3-4% तक ज़्यादा होगा, उससे बेहतर होगा पिछले मिसाइल से, तो फिर वो काबिल कबूल है, फिर वो बना सकते हैं। लेकिन अगर एक कंट्री ये मिसाइल बनाएगा तो फिर दूसरा भी बना लेगा। कभी इस ट्रीटी को सेनेट ने रेटिफाई नहीं किया। जब 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड किया तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हेलसिंकी अकॉर्ड्स। जुलाई और अगस्त 1975 में ये फिनलैंड के अंदर साइन हुई थी और इसके अंदर 35 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। वो जो इसके मेन पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 है सोवरेंटी, किसी मुल्क की जो सालमियत है, जो सोवरेंटी है, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, किसी मुल्क के इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट की जाएगी। इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वल राइट्स मिलेंगे। कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, जो कंट्री है वो आपस में तल्लुकात कायम करेगी, अपने जो भी मामलात है उसे हल करेगी। प्रॉमिस टू फ्री इलेक्शन इन यूरोप बाय रशिया, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो था वो कभी भी यूरोप के अंदर फ्री इलेक्शन नहीं होने देता था। जब भी इलेक्शन होते थे वो इंटरफेयर इसके अंदर करता था। और जैसा कि जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, उसके अंदर हमेशा एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही रही थी, जिसका फ़ायदा रशिया को होता था और इसका जो नुकसान था वो अमेरिका को होता था, क्योंकि अमेरिका जो थी वो कैपिटलिस्ट कंट्री था और रशिया था कम्युनिस्ट कंट्री। तो रशिया ने वादा किया कि वो दोबारा जब इलेक्शन करवाएगा यूरोप के अंदर तो वो फ्री इलेक्शन करवाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपोलो सोयुज़ हैंडशेक इन स्पेस। 1975 में अमेरिका और रशिया ने मिलकर अपनी एक फ्लाइट स्पेस में भेजी थी। रशिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया तो उसके बाद अमेरिका ने रशिया के मुकाबले में स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिया। 1975 में ये वार तब ख़त्म हुई जब 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स और 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स इकट्ठे लैंड किया और हैंडशेक किया, मिलकर तजर्बात किए और स्पेस में जाने वाली टेक्नोलॉजी को भी एक्सचेंज किया। और इसके साथ साथ साइंटिस्ट जो थे उन्हें एक्सचेंज किया। जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे वो रशिया गए और रशिया के जो साइंटिस्ट थे वो अमेरिका आए, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बेहतरी लाई जा सके। अब हम इसका एंड दे लेते हैं कि डिटेंट का एंड क्या हुआ था, इसकी वजूहात देखते हैं। जो इसकी वजूहात हैं उनमें से मेन 2 वजूहात हैं। फर्स्ट ये कि 1979 में USSR ने अफ़गानिस्तान पर इन्वेड कर दिया था, और सेकंड ये है कि जो नए प्रेसिडेंट आए थे रोनाल्ड रीगन, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे डिटेंट के, वो एंटी डिटेंट थे। उनके जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी इसी मौजू पे थी कि वो डिटेंट को ख़त्म करेंगे। ये 2 मेन वजूहात थी। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।